हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। प्रीक्योर में रोज़ हम एक नए सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट वीक इन डिटेल। सो शुरू करते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रपोजेस स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड पार्क्स। अभी क्या है, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो कंटिग्यूअस लैंड्स में, कंटिग्यूअस का मतलब है कंटिन्यूस लैंड्स में होते हैं, और जो विंड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्कैटर्ड लैंड्स में होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये इस तरह से बनाए जाते हैं, तो जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, अब जहाँ पे भी आपकी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यू हैव टू ट्रांसमिट इट। तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस सेटअप जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है और लैंड रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। तो in order to overcome these challenges and to speed up the installation of solar wind power projects, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने प्रपोज किया है कि आप विंड पार्क्स या विंड सोलर हाइब्रिड पार्क्स बनाए जाएं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपने जो विंड और सोलर एनर्जी के जो सेटअप है वो लगा सकते हैं। जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। ठीक है। सो वी विल हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़ के, वहाँ पे जो भी पावर एनर्जी प्रोड्यूस होगी हम उसको अच्छे से इवैक्यूएट कर पाएँ। तो वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा, बस आपको वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है एंड यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग विंड एंड सोलर एनर्जी, राइट। सो दैट इज़ व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ प्रपोजिंग। अभी सिंस इट हैज़ बीन प्रपोज्ड, और अभी क्या है, अभी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है, जस्ट इट हैज़ स्टार्टेड। सो इट विल एक्चुअली रिजल्ट इन कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स। ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल फीड इन टैरिफ्स से काफ़ी कम होंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फीड इन टैरिफ्स क्या होते हैं, जब आप सोलर एनर्जी, जैसे कोई बिजनेसेस या कोई हाउस होल्ड सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो यूटिलाइज नहीं करते, जो वो ग्रिड में दे देते हैं, उनके लिए उनको फीड इन टैरिफ मिलता है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो टैरिफ होगा, जो कॉम्पिटिटिव टैरिफ बनेगा, वो काफ़ी कम होगा फीड इन टैरिफ से। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होगी। और बेसिकली दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैव ऑल्सो बीन डिलेड ड्यू टू लैंड इश्यूज़, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, ट्रांसमिशन रिलेटेड इश्यूज़। तो वो सारे जो इश्यूज़ हैं वो भी ये जो पार्क्स के बनने से रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अब क्योंकि इतने सारे इश्यूज़ थे तो इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा शंका आ गई थी। अगेन ये पार्क्स बनने से वो सब चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब क्या है, प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है कि आपको लैंड दिया जा रहा है, आपको ट्रांसमिशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, इवैक्यूएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, अप्रूवल सब कुछ दिया जा रहा है। आप एज एन इन्वेस्टर यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल योर प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। आपको कोई लैंड रिलेटेड कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई ट्रांसमिशन रिलेटेड या इवैक्यूएशन रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब साइट्स क्या होंगी इन पार्क्स की, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। National Institute of Wind Energy is an autonomous R&D institute under the Ministry of New and Renewable Energy based out of Chennai. तो उन्होंने लैंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करी है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ विंड रिसोर्स एंड सूटेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर सच प्रोजेक्ट्स। ठीक है। एंड जो आइडेंटिफाइड साइट्स हैं फिर वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज दी जाएंगी फॉर देयर अप्रूवल। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, इट विल डेजिग्नेट अ पार्क डेवलपर। ठीक है, एक पार्क डेवलपर डेजिग्नेट किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, विच विल एक्चुअली अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ पार्क। ठीक है। तो जो पार्क डेवलपर है वो ही पार्क की डेवलपमेंट करेगा, राइट। और उसके बाद DPR प्रेपरेशन, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेपरेशन में, लैंड एक्विजिशन में, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पार्क डेवलपर है वही सब कुछ करेगा। अभी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस 7 स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान एंड MP। ठीक है। और अभी क्या है, कॉन्सेप्ट नोट हैज़ आइडेंटिफाइड पोटेंशियल टू इंस्टॉल प्रोजेक्ट्स फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 53,495 मेगावाट्स।
और ये जो पार्क्स बनेंगे इनकी कैपेसिटी 500 मेगावाट्स और उससे ज़्यादा ही होगी। अब जो लोअर कैपेसिटी के पार्क्स हैं वो भी आप बना सकते हो, बट दैट विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड रिसोर्स। बट 50 मेगावाट से कम का पार्क नहीं बनेगा, ठीक है। सो जो MNR मिनिस्ट्री है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी 25 lakhs पर पार्क टू द डेवलपर फॉर DPR प्रेपरेशन एंड 30 lakhs पर मेगावाट और 30% ऑफ द पार्क डेवलपमेंट कॉस्ट टू द पार्क डेवलपर विच इज़ लोअर। तो MNRE जो है वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज सोलर विंड हाइब्रिड पार्क्स। Then if we talk about the renewable energy goals of our country, all of us know कि 2020 तक 2022 तक हमने 175 गीगावाट अचीव करना है। अभी ओवर अचीव करने की बात की जा रही है कि हम ओवर अचीव कर लेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया है, नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली 225 गीगावाट्स बाय 2022, ठीक है। और अगर हम पेरिस कमिटमेंट की बात करें, इंडिया हैज सेट अप अ गोल ऑफ 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय द ईयर 2030, एज वेल एज जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है ऑफ द इकोनॉमी उसको 33 to 35% कम करना है, ठीक है। और जो 100 गीगावाट्स का टारगेट जो हमारा 175 गीगावाट्स का टारगेट है उसमें 100 सोलर है, 60 विंड है, right? And India is performing so well that now it is aiming to reach 227 gigawatts by 2022. Then the next is regarding your new Ramsar sites. अभी लेटली 2 और रामसर साइट्स हैव बीन अनाउंस्ड, ठीक है, जिसकी वजह से जो टोटल रामसर साइट्स है इंडिया में 41 हो गई हैं। ये 2 साइट्स कौन सी हैं? लोनार लेक इन महाराष्ट्र। नो इफ़ यू टॉक अबाउट लोनार लेक इन महाराष्ट्र, ये लोनार क्रेटर में है, ठीक है। और जो ये लेक है इसमें वी हैव सेलाइन एंड अल्कलाइन वाटर। इनफैक्ट अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि जो इसका पानी है वो पिंक हो गया है बिकॉज ऑफ हेलो आर्किया बैक्टीरिया फाउंड, ठीक है। जो हेलो आर्किया माइक्रोब्स मिले थे उनकी वजह से जो कलर ऑफ द lake had turned pink. So this was because rain कम हुई थी एंड बिकॉज ऑफ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस जो एल्कनिटी थी वो बढ़ गई थी। और हेलो मतलब एल्कलाइन है ना, हेलो इज़ अ वर्ड रिलेटेड टू एल्कलिनिटी। तो ये जो एल्कलिनिटी लविंग बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर बढ़ गया और उस वजह से वो पिंक हो गई थी। एंड इनफैक्ट इट इज़ अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑल्सो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है, तो वो भी है। देन नेक्स्ट इज सुर सरोवर विच इज़ इन आगरा। They have been added to the list of recognized Ramsar sites. Now all of us know about the Ramsar Convention. ये क्या है? Basically, Ramsar Convention is a treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. तो इंडिया में we have 41. Ramsar Convention is named after Ramsar, which is an Iranian city where the treaty was signed in 1971. और जो भी इसके तहत जो wetland notify होता है उसको हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। रिसेंटली कबरताल इन बिहार एंड आसान कंजर्वेशन रिजर्व इन देहरादून वॉज ऑल्सो नोटिफाइड। तो इससे पहले ये 2 नोटिफाई किए गए थे, उससे पहले 10 नोटिफाई किए गए थे। सो कन्वेंशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड फॉर प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। और ये जो कीथम लेक है ये भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर द बर्ड्स। और अगर इफ़ यू रियली हैव टू स्टडी द रामसर साइट्स इन डिटेल, इनके बारे में जो भी मैप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक मैप बनाइए और उस पर लिख लीजिए, टेक इन इंडिया का मैप एंड मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट साइट्स। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कितनी साइट्स है, सबसे ज़्यादा साइट्स कौन सी स्टेट में है, और उनके बारे में जो स्पेशली लेटर नोटिफाइड साइट्स है ना उनके बारे में जस्ट रिमेंबर ऑल द इन्फॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो गेट अरेंज द रामसर साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी सब आपसे पूछा जा सकता है। बिसाइड्स दी ऑब्वियस क्वेश्चंस कि ये वाली रामसर साइट कौन सी स्टेट में है। ओके, देन द नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशंस लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मेरीन रिजर्व। The isolated UK overseas territory of Tristan da Cunha, ठीक है, which is home to world's most remote human settlement. Less than 300 humans live on this island. Has been declared the largest fully protected marine reserve in Atlantic Ocean. So it will close over 90% of their waters to harmful activities जैसे कि trawling, sand extraction, mining.
Now, if we talk about this Tristan da Cunha, it is inhabited by less than 300 humans, and it is a small chain of islands which is in South Atlantic Ocean, 6,000 miles from London. And the water around the islands is considered to be very rich in the biodiversity. And in fact, it is home to tens of millions of seabirds and several unique land birds जो कि कहीं भी और नहीं मिलते हैं, and is comparable to Galapagos Island. Now we all know about Galapagos. Charles Darwin visited this island and gave his theory of evolution because it was so rich in biodiversity. So उससे comparison हम कर सकते हैं उस island से. Now, some of the seabirds which are not found anywhere in the world, कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती हैं जो, वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं, and they are facing threats because of unregulated and illegal fishing activities, overfishing, plastic pollution and climate change. जो नेशनल ज्योग्राफिक है उन्होंने एक स्टडी की थी और उसमें ये पता चला था कि इन्वेसिव माइस जो कि पासिंग शिप्स के थ्रू आते हैं, दे किल ओवर 2 मिलियन बर्ड्स इन ईयर. ठीक है. आइलैंड ग्रुप इज ऑल्सो होम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ गोग एंड inaccessible islands, which is one of the most important seabird islands in the world. It is located about 2,000 kilometers from the nearest island. ठीक है. And it takes longer to sail to Tristan da Cunha from Cape Town than it took Apollo 11 to reach the moon. तो काफ़ी एक आइसोलेटेड आइलैंड है. अब इसका मतलब क्या है इस अनाउंसमेंट का? Now, after joining this UK Blue Belt program, it will become the largest no-take zone in Atlantic and fourth largest on the planet. इसका मतलब क्या है? Fishing, mining will not be allowed. ठीक है. And the almost 7 lakh square kilometers of the MPZ is almost 3 times the size of UK, and it will safeguard the various seabirds. Now, the UK Blue Belt program also provides 27 million pounds for a period of 5 years. ताकि मेरीन कंजर्वेशन चलती रहे अराउंड द यूके ओवरसीज टेरिटरीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस ट्रिस्टन दा कूना हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मेरीन लार्जेस्ट मेरीन प्रोटेक्टेड जोन. Right? Okay. Then moving on to the next, in a world first Indian carbon trader to come out with a IPO. ठीक है. That is initial public offering. Now, Indore-based Enking International may become the world's first company that operates in the carbon markets. Now, it operates in the carbon markets and it is going to go in for an IPO. So, this is like the first. So, this is about the Kyoto Protocol. Kyoto Protocol में 6 गैसेस की बात की जाती है. ठीक है. 6 ग्रीन हाउस गैसेस की, और इसी में कार्बन ऑफसेट्स की भी बात की जाती है. सो आई होप इफ़ यू हैवंट रेड क्योटो प्रोटोकॉल इन डिटेल, हमारे वीडियो है यूट्यूब पे, आप प्लीज़ उसे देख लें एक बार. नो, कार्बन ऑफसेट्स, दे आर मार्केट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर सिमिलर टू रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स. इफ़ यू हैव रेड अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स जो कि पैट स्कीम के अंडर आते हैं. ठीक है. सो कार्बन ऑफसेट्स आर इशूड टू एंटिटीज़ हुज प्रोजेक्ट्स रिड्यूस CO2 emissions. तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और वो CO2 एमिशन को रिड्यूस करता है तो आपको कार्बन ऑफसेट्स दिए जाएंगे. एंकिंग क्या करता है? इंडियन कंपनी से इन कार्बन ऑफसेट्स को खरीदता है. बिकॉज इफ़ आई एम एन इंडियन कंपनी एंड इफ़ आई एम गेटिंग कार्बन ऑफसेट्स, आई वुड वांट टू सेल देम. ठीक है. तो एंकिंग क्या करता है? इंडियन कंपनी से खरीदता है इन्हें और बायर्स को बाहर भेजता है. मतलब जो बाहर की कंपनीज़ हैं जो CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस करी है जितना परमिटेड है. ठीक है. अगर तो आप कम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कार्बन ऑफसेट्स मिलते हैं. अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कार्बन ऑफसेट्स खरीदने पड़ते हैं. तो एंकिंग क्या करता है? इंडियन कंपनीज़, कुछ इंडियन कंपनीज़ जो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, उनके पास ऑफसेट्स होंगे, उनसे ऑफसेट्स खरीद के उनको बेचता है जो कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं टू द कंपनीज अब्रॉड. ठीक है. अभी क्या है? अभी कार्बन ऑफसेट्स में जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम लेवल पे हो रही है, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट में जो आर्टिकल 6 है जो कि डील करता है कार्बन मार्केट्स के साथ, जो कि डील करेंगे इन कार्बन ऑफसेट्स के, उसके जो रूल्स हैं दे हैव नॉट येट बीन डिफाइंड. ठीक है. तो क्योटो प्रोटोकॉल तो 2020 में ख़त्म हो जाएगा.
ठीक है। सो सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल में ही शुरू की गई थी, जो कि 2005 में इट केम इनटू बीइंग। 2012 तक फर्स्ट पार्ट रहा, अभी दूसरा पार्ट चल रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का, 2020 में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर पेरिस एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा और उसके रूल्स के हिसाब से कार्बन ट्रेडिंग होगी। तो क्योंकि अभी रूल्स ही फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो जो कार्बन ट्रेडिंग है वो बहुत ही कम लेवल पे ऑपरेट कर रही है। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता था, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस वर इशू टू एंटिटीज दैट पुट अप प्रोजेक्ट्स विच रिड्यूस्ड इमिशंस। ठीक है। दे वर टू बी बॉट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अभी क्या हुआ, इंडियन कंपनीज ने बहुत सारे कार्बन ऑफसेट्स या CERs प्रोड्यूस किए, बट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इनको नहीं खरीदा। तो ये भी एक इशू है कि अभी CERs जो वेस्ट पड़े हैं, ठीक है, जिनका इन कंपनीज़ को पैसे मिलने चाहिए थे, वो अभी वर्थलेस हो जाएंगे वंस क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लीट्स इट टर्म 2020 में, तो वो वर्थलेस हो जाएंगे। तो उनको भी कुछ एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है। देन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का रेगुलेटर CERC है हमारे देश में। ठीक है, जिनकी हम ऊपर बात कर रहे थे। ये बेसिकली ये पैट स्कीम में आते हैं, ये थोड़े रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स ये हमारे देश में अलग हैं। ठीक है। अगर हम कार्बन ऑफसेट्स की बात करें जो क्योटो प्रोटोकॉल में है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है, ये हमारे नेशनल लेवल पे है। Some countries and many companies buy offsets under what are called compliance and voluntary markets, but the real growth is only going to happen once the carbon market rules are framed under the Article 6 of the Paris Agreement. Then next is mangrove coverage is declining. ठीक है। अब देखो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, दे आर बीइंग थ्रेटेंड एट एन इंक्रीजिंग पेस. River dams negatively impact the supply of mud that raises mangrove soil. So major जो culprit है वो river dams है। अभी क्या है, एक तो river dams वाला इशू है, दूसरा है कि encroachment, urbanization। ठीक है। उसके बाद जो tidal barriers बनते हैं, they have also proven to be disastrous. ठीक है। But it can increase despite sea level rise if sediment supply is sufficient and land accommodation space is available. तो क्योंकि sediments नहीं आ रहे because of river dams and tidal barriers and their encroachment is there, तो अगर ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएँ कि उनको sediments मिलते रहे और land accommodation हो जाए, ठीक है, land accommodation space is available, उनको जो space चाहिए वो available है, then their coverage can increase, right? सो दिस इज़ अबाउट दी मैंग्रोव्स। तो हमारे यहाँ पे जैसे रेड मैंग्रोव राइसोफोरा मैंगल इज़ वेरी कॉमन। नो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीशीज़ विच आर फाउंड हेयर। देन इट हेल्प्स इन कोस्टल प्रोटेक्शन। ठीक है, बिकॉज दे आर एबल टू बेयर द ब्रंट ऑफ द स्टॉर्म्स। देन दे एक्ट एज अ, दे होस्ट अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेज। बट देन देर आर सर्टन थ्रेट्स ऑल्सो। ठीक है, लॉगिंग इज़ देयर, एग्रीकल्चर, ठीक है, राइस पैडीज में कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली मैंग्रोव्स को, एक्वा कल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल, पोल्यूशन, कोस्टल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, so all of these are responsible for the loss of mangroves. Then the next is new genus of tree frog discovered in Andamans and Northeast India. Now, scientists and researchers from Delhi University and Zoological Survey of India have discovered a genus of tree frog in the Andaman Islands and the Northeast, and it is named after a Sri Lankan taxonomist. ठीक है, अब ना इनके बारे में जो डिटेल है, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू देम, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। बट हाँ, नाम देख लो, रोहानी सेलस, विच इज़ आफ्टर द Sri Lankan taxonomist, right? The next is Manipur government issues orders for the protection of visiting Amur falcons. Now, Amur falcons, they migrate and they visit the hilly districts of Manipur for 2 months. ठीक है, सो अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आते हैं साइबेरिया से, देन दे गो अप टिल साउथ अफ्रीका एंड बीच में मणिपुर में रुकते हैं। एंड दोज हु वायलेट द इंस्ट्रक्शंस आर लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. Just go through once about the Amur falcons. Now in 2014 NGT ने इम्पोज किया था बैन ऑन रैट होल माइनिंग ऑफ कोल इन मेघालय, बट अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये जो माइनिंग है ये इलीगली चल रही है, पर्टिकुलरली इन जैंतिया हिल्स, ऑफन विद द कल्यूजन ऑफ अथॉरिटीज़। तो जैंतिया हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोल ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे रैट होल माइनिंग इज़ रैम्पेंट। ये होती कैसे है, माइनर्स दे डिग अ नैरो टनल टू रीच द कोल बेड।
ठीक है। फिर उसके बाद एक रैट होल्स बिग इनफ फॉर अ वर्कर और मोस्टली चिल्ड्रन, बिकॉज इतने कभी कभी छोटे होते हैं ये होल्स के अडल्ट भी नहीं जा पाते, तो चिल्ड्रन आर इनकरेज टू गो देयर एंड गेट कोल आउट ऑफ इट। अभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस रिवर बेड की इंक्रोचमेंट हो सकती है, तो रिवर का पानी एसिडिक हो सकता है, तो मतलब इन्वायरमेंटल डैमेजेस के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है। सो रैट होल माइनिंग में मेघालय में कोल, जैंतिया हिल्स में कोल माइन किया जाता है। सो यहाँ पे 40 मिलियन टन्स कोल है एंड इट इज़ लो एश कंटेंट, हाई वॉलेटाइल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड कंपैरेटिवली हाई सल्फर कंटेंट, सब बिटुमिनस। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कोई भी पॉलिसी नहीं है यहाँ पर, इवन आफ्टर एनजीटी सेट के पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर बैन देयर इज़ नो पॉलिसी। ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द रैट होल माइनिंग। एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, मोस्टली रैट होल माइनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों बैन की गई थी, क्या वायलेशन है, ऑल ऑफ दैट। देन फाइनली गिलेन बारे सिंड्रोम। अभी क्या हुआ है, कुछ लोग विच हैव बीन इन्फेक्टेड विद कोविड-19 हैव शोन सिम्टम्स ऑफ गिलेन बारे सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इन एन अटेम्प्ट टू किल द कोरोना वायरस स्टार्ट्स अटैकिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सो अपने ही नर्वस सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, दैट कैन एक्चुअली इफेक्ट लिम्ब फंक्शंस। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस एंड टिंगलिंग इन योर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट सिंड्रोम। limb weakness, difficulty in swallowing, shortness of breath, even flaccid paralysis। ठीक है, तो ये जो हमारा नर्व फाइबर है ना, वो एक्सपोज हो जाता है बिकॉज देर इज़ डैमेज्ड माइलिन कवरिंग। तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको अटैक करना शुरू कर देता है, ये जो माइलिन कवरिंग होती है। तो पहले जो सिम्टम्स हैं वो फीट और हैंड में आते हैं इन दी फॉर्म ऑफ टिंगलिंग एंड इचिंग। ठीक है। देन रिफ्लेक्स लॉस, पैरालिसिस भी हो सकता है, विच मे बी टेम्परेरी होता है ये पैरालिसिस एंड रिफ्लेक्स लॉस। पर टेम्परेरी का भी मतलब है कि 6 से 12 महीने या उससे ज़्यादा लास्ट कर सकता है। ठीक है, एंड वी डोंट नो द नेचर ऑफ परमानेंसी GBS वुड हैव इन सच केसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई अदर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, जैसे मर्स के केस में देखा गया था, जीका, HIV, हर्पीस वायरस, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुना, इट्स अ बैक्टीरिया विच कॉजेज डायरिया, वेरी कॉमन। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव, कार्डिक और किडनी फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। सो इट कैन ऑल्सो कॉज मेमोरी फॉग, एंग्जाइटी, हेडेक, डिप्रेशन इफ इट अटैक्स दी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच फॉर्म द CNS। ठीक है, जो गिलन बारे है वो PNS को इफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, बट वायरस डायरेक्टली CNS को भी इफेक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो अटैक द ऑर्गन्स और द टिश्यूज़। ठीक है, बट अगर हम डायरेक्टली देखें तो CNS, इनडायरेक्टली PNS, क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स जो है वो PNS को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द गिलेन बारे सिंड्रोम। तो जब हमारे इम्यून सेल्स हमारी बॉडी के PNS को इफेक्ट करते हैं तो उसे गिलेन बारे सिंड्रोम कहा जाता है। इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड और अदर इन्फेक्शंस एज वेल, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग प्री क्योर। इन केस you have any doubts, you can mention that in the comments below. Thank you so much.